दिखने में बच्चा दिखता हूँ। जैसे किसान फसल को जल्दी ऊपर लाने के लिए कुछ केमिकल लगाते हैं ना, तो थोड़ा कम मिला। अब नेशनल पार्क में मेरे माँ बाप मजदूर तो विटामिन थोड़े कम मिले, तो मैं दिखने में बच्चा हूँ लेकिन वो बच्चे का 16 साल से काम कर रहा है। मेश्राम साहब के साथ में 2006 से काम कर रहा हूँ। 2006 में फुल टाइमर बना, पूर्णकालीन प्रचारक बना। करीबन 2 लोग भारत के ऐसे हैं वर्तमान में जो फिजिकली हम लोग पूरे भारत घूम चुके हैं। एक है मेश्राम साहब जो करीबन 36 राज्य और 550 जिला में फिजिकली गए, और एक मैं प्रेम कुमार गेड़ा हूँ जो 32 राज्य और करीबन 350 जिला में गया। महाराष्ट्र का कोई जिला या तहसील नहीं होगा जहाँ पर मैं गया नहीं। गढ़चिरौली में 12 तहसील है, चंद्रपुर में 15 तहसील है, करीबन 300-350 तहसील है ना महाराष्ट्र में। 358 ऐसी कोई तहसील नहीं होगी कि जहां नहीं गया। महाराष्ट्र की बात, और देश भर में 32 राज्य और करीबन 350 जिला में फिजिकली गया हूँ 16 साल में। बीवी संभालना, बच्चा संभालना, माँ बाप संभालना, ये मेरे तरफ कोई काम धंधा मैंने रखा नहीं। मेरा यही काम है 16 साल से। लेकिन समस्या ये है कि हम जिस व्यवस्था के विरोध में लड़ाई लड़ रहे हैं, सारा मीडिया उनका है। तो हमारे चेहरे आपको टीवी पर कहां से दिखेंगे? ये अच्छा हुआ अभी सोशल मीडिया आया। आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च किया प्रेम कुमार गेड़ा, 600-500 स्पीचेस पढ़ेंगे। सिर्फ नाम टाइप करना है, प्रेम कुमार गेड़ा। दूसरा नाम टाइप करो, वामन मेश्राम। मेश्राम साहब के हजारों स्पीचेस है और मेरे 600-500 स्पीचेस पढ़ेंगे, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर। तो इसलिए साथियों, विभाजन उनका हथियार है जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे। हाँ, तो जो विभाजन जो उनका हथियार है कि जिस वजह से हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, वो समझाने के लिए जो चीजें आपको बताई जा रही है कि जयपाल सिंह मुंडा ने जब सवाल खड़ा किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि आदिवासी शब्द ये कानूनन डी जूरे नहीं। कानूनन डी जूरे का मतलब है ये कानूनन मान्यता प्राप्त शब्द नहीं है। कल चल के एससी भी कहेगा मैं आदिवासी हूं, ओबीसी भी कहेगा मैं आदिवासी हूं, या बीजेएनटी डीएनटी भी कहेगा मैं आदिवासी हूं। साबित कैसे करोगे? साबित कैसे करोगे? लोग क्या बोलते हैं? आदिवासी शब्द होना चाहिए। साबित कैसे करोगे? कल कोई भी बोल सकता है मैं आदिवासी हूं। इसलिए आदिवासी एक कानूनन डी जूरे नहीं है। आदिवासी की पहचान बरकरार होनी चाहिए। अगर कोई ऐसी समस्या अगर भारत में कल चलकर कोर्ट में ऐसी समस्या अगर निर्माण होती है तो उसका सही तरीके से इलाज होना चाहिए, सही तरीके से उस कौम को न्याय मिलना चाहिए। इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली शब्द जो है, एक कॉन्स्टिट्यूशन की एक सेपरेट लैंग्वेज होती है। जैसे मैं एक भाषण दे रहा हूं, ये पब्लिकली है आपको समझाने के लिए। अब ये भाषण मेरा कोर्ट में चलेगा क्या? वकील साहब वहां पर क्या करेंगे? माय लॉर्ड बोलेंगे, हाँ ये फला फला आर्टिकल है, हाँ ये ऐसा ऐसा रिजल्ट ये कोर्ट में दिया था, उस आधार पर इनको मुआवजा मिलना चाहिए। ये शब्द प्रयोग चलेगा ना उधर? ये भाषण चलेगा जज के सामने? तो कोर्ट की एक लीगल लैंग्वेज होती है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि आदिवासी ये कानूनन डी जूरे नहीं है, इसीलिए शेड्यूल ट्राइब ये शब्द प्रयोग बनाई गई थी। वो कमिटी ने कोई सूचना ही नहीं दी। ये भी उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 दिसंबर 1946 में किया कि जो कमिटी ट्राइब के लिए बनाई गई, उन्होंने भी कोई प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित नहीं किया। तो आदिवासी एक कानूनन डी जूरे ना होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल ट्राइब ये शब्द प्रयोग किया। अब 2 तारीख को चर्चा खत्म हुई। खत्म होने के बाद अगर जयपाल सिंह मुंडा को ये बात अगर समझ में नहीं आती
तो जयपाल सिंह मुंडा इसका विरोध करते या नहीं? जयपाल सिंह मुंडा ने कोई विरोध ही नहीं किया। नंबर 1, जयपाल सिंह मुंडा 1940 में चुनाव जीत कर नहीं गए, वो नॉमिनेट होकर गए। बहुत खास बात बता रहा, वो नॉमिनेट होकर गए थे, लेकिन 1952 का जब पहला चुनाव हुआ, आजाद भारत का पहला चुनाव, तब चुनाव जीत कर गए और 70 के दशक तक चुनाव जीत कर गए। 56 में तो बाबा साहब चले गए। अगर आदिवासी शब्द संविधान में होना चाहिए तो 70 के दशक तक जयपाल सिंह मुंडा जीवित थे, चुनाव जीत कर जाते थे। तो फिर जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात संविधान सभा में, ये बात संसद में क्यों नहीं उठाई? अभी जो बोल रहे हैं उनको ज्यादा अक्ल है। जयपाल सिंह मुंडा कम थी क्या? फॉरेन एजुकेशन पढ़े हुए थे जयपाल सिंह मुंडा। 1925 में हॉकी टीम के कप्तान थे, साधारण व्यक्ति थे और समकालीन थे बाबा साहब अम्बेडकर के। बाबा साहब भी विदेश में पढ़ाई करते थे, जयपाल सिंह मुंडा भी विदेश में पढ़ाई करते थे और लंदन में ही थे। तो फॉरेन एजुकेशन किए हुए थे। जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 दिसंबर को कही, वो कानूनन बात जयपाल सिंह मुंडा को समझ में आई। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने उस संदर्भ में कोई बयान नहीं दिया। कॉन्स्टिट्यूशनली डिबेट्स एंड डिस्कशन में लिखा हुआ। अब ये प्रचार कौन करते? कांग्रेस के लोग प्रचार करते, आरएसएस के लोग प्रचार करते, बीजेपी के लोग प्रचार करते। क्यों करते? कि आप लोग वामन मेश्राम से ना जुड़े, आप लोग प्रेम कुमार गेड़ाम से ना जुड़े, आप लोग बामसेठ से ना जुड़े। ये समस्या है ना, क्योंकि बामसेठ क्या कहता है? सबको मूल निवासी कह रहा है, तो वो आपको भड़काते रहते। ये नहीं के आधार पर हम लोग मूल निवासी है, हमारी पहचान अलग है। किसी को आदिवासी कहा जा रहा है, किसी को ओबीसी कहा जा रहा है, किसी को शेड्यूल कास्ट कहा जा रहा है, पहचान अलग अलग है, लेकिन है तो मूल निवासी। गांधी जी ने 6 लाख गांव में आंदोलन पहुंचाया और नारा क्या दिया? हम सबके आजादी का आंदोलन लड़ रहे हैं, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। सब लोग इकट्ठा कर दिए। तिलक स्वराज्य फंड नाम का कार्यक्रम गांधी ने शुरू किया। 54 रुपया सब लोगों से इकट्ठा किया। पैसे देने वाले हमारे लोग आजाद हो गए, ब्राह्मण बन गए। हम साला अभी भी गुलाम। उस वक्त की 54, अभी कितना रेट चल रहा है करेंसी? तो गांधी ने नारा क्या दिया? सबके आजादी। तो सब लोग इकट्ठा हो गए ना। अब आदिवासी है, ओबीसी है, एससी है, एजेंटी है, टीएनटी है। जैसे लकड़ी को जोड़ने के लिए काय का इस्तेमाल होता है? फेविकॉल का होता है ना। ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट का होता है ना। इतना तो आया समझ में। अब इंसान को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? हैं? इंसान को कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? कोई तो रसायन चाहिए ना इंसान को जोड़ने के लिए। वो रसायन है विचारधारा। वो रसायन क्या है? विचारधारा। जैसे गांधी ने आजादी की विचारधारा डेवलप की, सब लोगों को इकट्ठा किया। बहुत खास बात, ये बहुत सारे लोगों को बहुत कम समझ में आ रही है, या कम समझ में ये बात आती है। देखो, मैंने उदाहरण दिया, लकड़ी को जोड़ने के लिए फेविकॉल की जरूरत है, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की जरूरत है। अब एससी एसटी ओबीसी को जोड़ना है, माइनॉरिटी को जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे? हमारा समाज जाति में विभाजित है, हमारा समाज संगठनों में विभाजित है, जोड़ोगे कैसे? तो एक विचारधारा चाहिए या नहीं सबको जोड़ने के लिए? तो वामसेठ ने इस विचारधारा का निर्माण किया और वो विचारधारा है मूल निवासी विचारधारा। एक विचारधारा है जिससे हम लोग इकट्ठा आ सकते हैं। ये वो विचारधारा। एक टर्मिनोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी ना, एक विचारधारा डेवलप करना पड़ेगा ना। नहीं तो आदिवासी के लिए मैं अलग बात बताऊं, ओबीसी के लिए अलग बात बताओ, एससी के लिए अलग बात बताओ, तो लोग अलग अलग जुड़ेंगे। इकट्ठा करना है ना, ज्वाइंट इलेक्टोरेट है ना। चुनाव में हमारा ये कैंडिडेट खड़ा होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार एससी को भी है, ओबीसी को भी है, माइनॉरिटी को है। अगर इतना ही आप आदिवासी अपने आपको अगर सिर्फ ये समझते हो कि हम ही है, तो फिर चुनाव में एससी को बोलो ना मुझे वोट मत दो, चुनाव में ओबीसी को बोलो ना मुझे वोट मत दो, चुनाव में मुसलमानों को बोलो मुझे वोट मत दो। क्यों नहीं बोलते? बहुत खास बात बता रहा, ये बात समझ में है? अगर हम आपू आपूच करते रहेंगे
तो हमारी संख्या कितनी है? 7.5%। बराबर है, 7.5%। अगर आदिवासी आदिवासी इकट्ठा भी हो जाए, एक संगठन भी हमने बना लिया, एक पार्टी भी आदिवासी के नाम पर बना लिया, तो भी महाराष्ट्र में सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र में 288 है एमएलए, सरकार बनाने के लिए 145 चाहिए। आदिवासी के कितने चुनकर जाते हैं? 25। चाहिए कितने? 145। चुनकर जाते हैं कितने? महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे हम अपने बलबूते पर। देश में 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सांसद है, 2 नॉमिनेट होते हैं। सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। और देश भर में आदिवासी खासदार कितने चुनकर जाते हैं? सांसद 47। आप दिल्ली में प्रधानमंत्री अपना बना पाओगे अपने बलबूते पर? हमारी संख्या 7.5%। शेड्यूल कास्ट भी 15% है, वो भी अपने बलबूते पर नहीं बना सकते। ओबीसी 52% है। कैसे 52 है? एक है ओबीसी, दूसरा है एमबीसी, तीसरा है बीजेएनपी डीएनपी, और चौथा अपर लेयर ओबीसी जैसे मराठा, जाट, पटेल, गुर्जर। ये ओबीसी 52 है। कैसे है? ये कैटेगराइजेशन है, ये कैटेगराइजेशन है। तो ओबीसी भी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाएगा। लेकिन ऐसी एक अगर विचारधारा का निर्माण किया तो समस्या क्या है? समस्या हमारी, भविष्य हमारा और निर्णय लेने का अधिकार उन लुच्चे लफंगों का कि जिन्होंने 55 साल और 20 साल इस देश पर राज किया, जो इस देश के निवासी नहीं, जिनका डीएनए यूरेशिया के कालाहांडी सागर में उधर मिलता, जो हजारों साल पहले भारत में आए और आज इस देश के हुक्मरान बने। जो परिस्थिति अब ये समस्या है। तो इसीलिए अल्पसंख्यक लोग इस देश पर राज कर रहे 2 षड्यंत्र। एक है विभाजन, जिससे हम लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, और दूसरा है अज्ञानता। अज्ञानता से ब्राह्मणों का षड्यंत्र समझ में नहीं आता। अज्ञानता इतनी फैलाई, हम पढ़े लिखे हो सकते हैं, जागरूक नहीं है। क्योंकि हमने जो एजुकेशन लिया वो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन है, और एकेडमिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है ओनली फॉर करियर। कौन सा व्यक्ति है जो समाज के लिए शिक्षा लिया? बताओ तो। हर व्यक्ति ने पढ़ाई की है अपने करियर के लिए, क्योंकि हमें एकेडमिक एजुकेशन मिला, हमें शैक्षणिक शिक्षा मिली जिसका उद्देश्य करियर है। अगर हमें सामाजिक शिक्षा मिलती तो दुश्मन का षड्यंत्र हम समझ पाते। और वो शिक्षा मिली ज्योतिराव फुले, वो शिक्षा मिली शाहू महाराज को, वो शिक्षा मिली क्रांतिवीर बिरसा मुंडा को, वो शिक्षा मिली क्रांतिवीर बाबूराव फुलेश्वर शेरवाके को, वो शिक्षा मिली बाबा साहब अम्बेडकर को, अन्ना भाऊ साठे को, संत गाडगे महाराज को, संत तुकाराम महाराज को। सामाजिक शिक्षा उनको मिली, इसलिए समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए, आजादी के लिए अपनी जिंदगी लगाई। इसलिए इस देश में किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में सामाजिक शिक्षा पढ़ाई नहीं जाती। इसलिए वामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, हम लोग ऐसे मीटिंग लेकर, ट्रेनिंग लेकर, कार्यक्रम लेकर ये समाज को सामाजिक शिक्षा दे रहे हैं। सामाजिक शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि समाज को लड़ाई किसके साथ लड़ना है, हमारे दोस्त कौन है और हमारे दुश्मन कौन है, ये समझ में आना चाहिए। लड़ाई दोस्तों में नहीं होती। शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, बीजेएनपी, डीएनपी, माइनॉरिटी, ये हमारे दोस्त है, ये हमारे भाई है। लेकिन हो क्या रहा है? इस देश में वो लोग हम लोगों को आपस में लगा रहे हैं। चाहे वो हिंदू मुसलमान का मामला, चाहे दलित के नाम पर हो, चाहे जातिवाद के नाम पर हो, चाहे नक्सलवाद के नाम पर हो, चाहे आतंकवाद के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, वो हम लोगों को आपस में लड़ रहा है। और हम लोग लड़ रहे हैं। हम इधर लड़ रहे हैं, वो उधर राज कर रहे हैं। हम इधर लड़ रहे हैं, वो लोग उधर राज कर रहे हैं। हम लोग इस देश में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं कि आदिवासी की अगर समस्या है तो एससी ओबीसी मुसलमान रोड पर आना चाहिए। अगर एससी की समस्या है तो आदिवासी ओबीसी मुसलमान रोड पर आना चाहिए। अगर ओबीसी की समस्या है तो एससी आदिवासी मुसलमान रोड पर आना चाहिए। अगर मुसलमानों की समस्या है तो एससी एसटी ओबीसी बीजेएनपी डीएनपी रोड पर आना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों का हम लोग निर्माण कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है
कि इस देश में वामसेट ने 45 साल में जो जागृति की, 6243 जातियों में से आज 4200 जाति के लोग आज वामसेट के साथ में मिलजुल कर साथियों काम ब्राह्मणों ने 6243 जातियों के टुकड़े किए। हम जातियों में बटे हुए लोग नहीं, बांटे हुए लोग। और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ी क्रांति इस देश में की कि 6243 टुकड़ों को 4 कैटेगरी बनाई, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और वामसेट। ये जो 4 कैटेगरी है, ये जो संवैधानिक पहचान हमको मिली, ये 4 कैटेगरी को वामसेट एक समाज बनाना चाहता है और उस समाज का नाम होगा मूल निवासी बहुजन। क्रांति ज्यादा दूर नहीं है। आज संगठन इतना ताकतवर बना कि हम लोगों ने 4 बार भारत बंद की। अभी 3 योजना बनाकर हम लोग काम कर रहे हैं। पहली योजना भारत बंद योजना, साल में 2 बार भारत बंद करेंगे, 10 साल में 20 बार। 6 महीना तैयारी, 5 महीना तैयारी, 6वें में भारत बंद, 5 महीना तैयारी, 6वें में भारत बंद। 4 बार भारत बंद किया हम लोगों ने। पहला भारत बंद 5 मार्च 2019, दूसरा भारत बंद 29 जनवरी 2020, तीसरा भारत बंद 25 मई 2022, तीसरा भारत बंद 25 जून 2022, अभी चौथा भारत बंद 29 नवंबर। भारत बंद योजना काय के लिए? काय के लिए जानते? दुश्मनों को सड़कों पर निपटने के लिए भारत बंद योजना। दूसरी योजना है राजनीतिक हस्तक्षेप। अब वासनिक सर ने आप लोगों को इतनी बात बताई कि हमें तहसील तक जाना है, गांव देहात तक जाना है, संगठन निर्माण करना है, संगठन शक्ति निर्माण करना है। काय के लिए? चाटने के लिए। संगठन शक्ति काय के लिए बना रहे हैं? हमारे समाज को शासक बनाने के लिए। क्योंकि वर्तमान की जो राजनीति है, वो राजनीति हमारा भविष्य निर्धारित कर रही है। भविष्य हमारा निर्णय लेने का अधिकार कांग्रेस बीजेपी का। राजनीति हमारा भविष्य निर्माण निर्धारित कर रही है कि मुसलमानों ने क्या खाना चाहिए, उन्होंने घर में कौन सी सब्जी बनानी चाहिए, वो निर्धारित कर रही है। आदिवासियों ने कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, साला पुनर्वसन विस्थापन के नाम पर आदिवासियों का पुनर्वसन कर देते, पूछते भी नहीं। वो लोग निर्धारित कर रहे कि हमने कहाँ रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। यहाँ पर आने के लिए बहुत सारे लोगों को रोका भी पड़ा। कुछ लोग यहाँ विरोधक भी आए होंगे, मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम हो जाता है धीरे धीरे हर चीज। मैं उन विरोधकों को भी बोलना चाहता हूँ, समस्या आपके किसी एक व्यक्ति की नहीं है, या आपके परिवार की नहीं है, वो सुरजागढ़ के 13 गांव की भी नहीं है, उस एरिया के आसपास के 70 गांव की भी नहीं है। ये समस्या है हमारे कौम की। ये समस्या है उस बच्चे की जो आज जन्म लिया, उसका भविष्य क्या है। ये साधारण मामला नहीं है। 10 लाख मिल गए, अपना एरिया छोड़ दिए। कभी हम लोगों ने पैसे देखे नहीं क्या? जहां पर हम निवास करते हैं ना, आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करता है ना, 80,000 लाख करोड़ के धातु है, 89 प्रकार के धातु, 90 प्रकार के धातु है, सोने, चांदी, हीरे, जवाहर, मोती, ग्रेनाइट, मैग्नेट, प्रोटेनियम, यूरेनियम, बक्साइट। गाड़ी में पेट्रोल लगता है ना, विमान में क्या लगता है? पेट्रोल नहीं लगता, डीजल नहीं लगता, यूरेनियम लगता है। क्या लगता है? यूरेनियम। और वो हमारे जमीन से जाता है। हमारे लोग दूर से विमान देखते और चिल्लाते, विमान जा रहे, तो हमारे जमीन से यूरेनियम जा रहा है। पैसों की कमी नहीं है। अगर जन समर्थन आप लोग निर्माण करते हो तो जन समर्थन में और जनशक्ति में वो ताकत है कि केंद्र की सत्ता हम लोग पड़ा सकते हैं। जन समर्थन साधारण मामला नहीं है। तो संगठित शक्ति काय के लिए? जो राजनीति है वो हमारा भविष्य निर्धारित कर रहे हैं। तो जो हमने ये देशव्यापी संगठन बनाया काय के लिए? सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद इसलिए बनाए क्या? इसलिए बनाए? इसलिए वामसेट ने निर्णय लिया कि 45 साल में जो हमने शक्ति का निर्माण किया, अब हम लड़ झगड़ने वाले, बोलने वाले लोग भेजेंगे। कैसी लड़ाई नहीं होती है, कैसे कानून नहीं बनते हमारे हित के, तो हम भी
सिर्फ दलालों को दलाल बोलते रहेंगे और लाल पैदा नहीं करेंगे तो होगा। जैसे दलालों को दलाल बोलने से काम थोड़ी चलेगा, लाल भी आपको भेजना पड़ेगा। तो लाल पैदा कर रहे इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप। अगर लड़ झगड़ने वाले लोग अगर वहां पर गए तो आपको निवेदन देने की जरूरत है क्या? हा? अगर लड़ झगड़ने वाले लोग हमारे अगर उधर गए 25 तो आपको निवेदन देने की जरूरत है? मैं किंग नहीं हूं, मैं कोई सरपंच का चुनाव अभी तक लड़ा नहीं और ना भविष्य में लड़ने वाला हूं कोई विधायक सांसद का। मैं किंग नहीं हूं, मैं किंग मेकर हूं, किंग पैदा करता हूं। मैं जो काम कर रहा हूं मैं ये चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूं। नहीं तो आप लोगों को लगेगा मैं राजनीतिक हस्तक्षेप समझा रहा हूं, तो आप लोगों को लग सकता है ये शायद गडचिरोली से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तो चुनाव नहीं लड़ेगा भविष्य में। मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं राजा नहीं हूँ, राजा पैदा करने के लिए मैंने मेरी जिंदगी लगाई। ये बात आज आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आने वाले 2029 तक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी हम लगे हुए हैं, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और तीसरा बिंदु है, तीसरी योजना है सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई। साथियों, अब दो प्रकार की लड़ाई हम लोगों को लड़नी होगी। एक लड़ाई अंदरूनी लड़नी होगी, और अंदरूनी लड़ाई लड़ने के लिए, कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने वकीलों का संगठन बनाया जिसका नाम है इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन नाम का संगठन बनाया। वकील जो है लोगों से पैसे लेता है नहीं, थोड़े हम उल्टे लोग, हम लोग वकील से पैसे आंदोलन चलाने के लिए वकील लोग देते भी, वकील को हम लोग पैसे नहीं देते। ये आंदोलन चलाने के लिए वकील लोग हमको पैसे देते। कितना परिवर्तन हुआ है। और एडवोकेट सुनील डोंगरदिवे सर जो है वो केंद्रीय सलाहकार है राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के। और इस विदर्भा में जितने भी आदिवासी के मैटर होते सारे मैटर एडवोकेट सुनील डोंगरदिवे सर नागपुर हाईकोर्ट में जाते। और के जितने भी आदिवासी है, मैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आपकी लड़ाई पहली बार नहीं लड़ रहे हम। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र में इधर अमरावती जिला मेड़घाट के लोग हैं, आडगा जो अकोला आकोट में विस्थापित है, उनकी भी लड़ाई लड़ रहे। लड़ाई का तजुर्बा अब हमारे पास में आ गया है। और सूरजागढ़ के आदिवासियों के लिए ये भी बात मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ, आपको 1 रुपया खर्चा आने वाला नहीं है। लेकिन वकील साहब ने एक सेंटेंस बोला है कि आप अगर साथ सहयोग देते हैं और आपकी इच्छा है कि हम लोग लड़ाई लड़े तो ये लड़ाई लड़े। तालियां थोड़ी कम बड़ी। अगर आपकी इच्छा है और आप साथ सहयोग देंगे तो हम लड़ाई लड़ेंगे ना। हम कॉम्प्रोमाइज वाले लोग नहीं। सफेद चावल से काला कंकर कोई भी निकाल लेता है। तकलीफ कब होती है? जब सफेद चावल से सफेद कंकर निकाला तो वो सफेद कंकर निकालने वाले लोग हैं, कॉम्प्रोमाइज लोग नहीं है हम लोग। और उसके लिए हम लोगों ने जिंदगी नहीं लगाई, 16 साल की जिंदगी लगाई। मेश्राम साहब ने 45 साल की जिंदगी लगाई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं। तो इसीलिए हम लड़ने वाले लोग, और उस लड़ाई के लिए जो भी साधन संसाधन लगेगा सारा बाम से प्रोवाइड करेगा। लेकिन आप लोगों को अगर आपकी इच्छा शक्ति है कि ये सूरजागढ़ वासियों की लड़ाई हम लोग लड़े, तो ऐसी आपकी इच्छा शक्ति है तो आपको सक्षम रहना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लड़ाई में थोड़ा समय भी लगता है। गड़बड़ी करने से लड़ाई पूरी होने वाली नहीं। साथियों, आपको पुनर्वसन का अनुभव नहीं है। 10 लाख 20 लाख कुछ नहीं है, करेंसी बढ़ गई है। आपको पुनर्वसन का अनुभव नहीं है। हम लोग पुनर्वसन एरिया में जा चुके हैं, जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। पुनर्वसन ऐसे ही होना चाहिए। एक एरिया से दूसरे एरिया में अगर आपको लेकर जाना है तो वहां पर क्या चाहिए? पहली बात तो वहां पर हेल्थ फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी चाहिए, मार्केट चाहिए,
रोजगार चाहिए, जमीन चाहिए, तालाब चाहिए, जानवर चराने के लिए जगह चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। आपको क्या करते हैं? 15 लाख दे दिए, जा। क्या करोगे 15 लाख? एक साथ हमारे लोगों ने तो 15 लाख देखे। जैसे ही 15 लाख आए, साइकिल पर चल रहा था 2 व्हीलर आ जाती है, 2 व्हीलर पर चल रहा था 4 व्हीलर आ जाती है, मवाकी पी रहा था डायरेक्ट देशी नहीं इंग्लिश है। तो 15 लाख कितने साल रहेंगे आपके पास? पुनर्वसन कैसे होना चाहिए? हेल्थ फैसिलिटी, स्कूल फैसिलिटी, रोजगार, मार्केट, जमीन, खेती, ये कौन करेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ब्राह्मणों ने कानून बनाया था, बीपीसी, ब्राह्मण पिनल कोड, 2 अधिकार। ब्राह्मण पिनल कोड में 2 अधिकार, एक 100% रिजर्वेशन ब्राह्मणों को था और दूसरा हमको कुछ नहीं। अंग्रेज भारत में आए, बीपीसी खत्म किया, अंग्रेजों ने आईपीसी बनाई, इंडियन पिनल कोड, और अंग्रेजों ने आईपीसी में 2 अधिकार दिए, क्राइम एंड पनिशमेंट। बीपीसी में ब्राह्मणों ने अगर कोई गलती की, गुनाह किया, तो ब्राह्मणों को सजा का प्रावधान नहीं था। जब आईपीसी अंग्रेजों ने बनाई, इंडियन पिनल कोड, उसमें क्राइम एंड पनिशमेंट भी था। तभी तो नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को 1774 में फांसी पर लटकाया अंग्रेजों ने, पहला ब्राह्मण लटकाया। नहीं तो हमारे लोग गाय और ब्राह्मण को तो देवता मानते हैं, इतने तो भोले वाले लोग, भोला शंकर लोग हैं हमारे समाज के, है या नहीं? फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया, उसमें 2 अधिकार दिए। 2 अधिकार कौन से? राइट्स एंड ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, 2 ही अधिकार है, राइट्स एंड ड्यूटी। राइट्स, ये जनता का अधिकार है, जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, उनको हर चीज मिलनी चाहिए। और ड्यूटी, ये सरकार की लगाई। सरकार कौन? जो आप एमएलए और एमपी चुनकर देते हैं, उनकी जिम्मेदारी आपने लगाई। 15 लाख वोटर का ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ये उसकी जिम्मेदारी है, जनता का राइट्स है, और सरकार की ड्यूटी है कि हमको ये मिलना चाहिए। इसलिए ये लड़ाई अगर आप लोग अलग अलग रहकर लड़ेंगे तो सबका सत्यानाश होगा। ये लड़ाई अगर हम लोगों को लड़नी है और लड़ाई अगर जीतनी है, तो ये लड़ाई हम लोगों को मिलजुल कर लड़नी होगी, और मिलजुल कर लड़ने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे। इतनी ही आशा कहते हुए आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय जोहार, जय आदिवासी।